नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी के अच्छे दिन क्या आसानी से चले जाएंगे? क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ख़ास तौर पर गुजरात की जो मोदी शाह लॉबी है, उसके अंदर एक नई तरह का विमर्श शुरू हुआ है। और ये विमर्श ये है कि हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। निश्चित तौर पे आप ये तो मान के नहीं चल सकते कि मोदी जी सारी हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे, और कम से कम मोदी जी को जितना ये देश समझता है उसके बाद तो इसकी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। तो फिर किसके सर ये हार का ठीकरा फूटेगा? अभी से आरएसएस के जो नज़दीकी लोग हैं उनके ज़रिए कुछ चीज़ें बाहर आने लगी हैं जिनमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये चुनाव हारने के पीछे जो कारण है वो मोदी जी नहीं है, बाकी जो भी हो। दूसरी इसके पीछे एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि यूपी में जिस तरह से तबाही की तरफ बढ़ रही है पार्टी, उसके बाद अब ये पक्का सा होने लगा है कि योगी जी को निपटाते इससे पहले योगी जी ने इनको निपटा दिया है। लेकिन क्या आसानी से योगी जी इनको निपटाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या मोदी जी के कमज़ोर पड़ने से योगी जी सेफ हो जाएंगे? क्या योगी जी की कुर्सी प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, बीजेपी के हाथ में नहीं होती? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर अब मंथन चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं यशवंत देशमुख, सी वोटर। बहुत सारे सर्वे वो करते रहते हैं। उनकी जो एजेंसी है पूरे समय 365 दिन डाटा जुटाती रहती है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, अब कौन आगे चल रहा है, कौन सा इश्यू आगे चल रहा है, कौन सा इश्यू पीछे चल रहा है, वगैरह वगैरह। और इस चुनाव में भी अभी से सी वोटर ने लोगों की राय लेनी शुरू कर दी है। लोगों के पास फ़ोन जाने शुरू हो गए हैं, 1 दवाएं 2 दवाएं शुरू हो गया है। यशवंत देशमुख का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो एक बहुत प्रतिबद्ध संघ के परिवार से आते हैं। उनके पिताजी भी संघ के बहुत अच्छे स्वयंसेवक थे। उनके दादाजी नानाजी देशमुख उन लोगों में से थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, ये उस पीढ़ी के लोग थे, बलराज मधोक, और उस पीढ़ी की और बाकी जो डिटेल्स हैं जो बाकी वो इस समय यहाँ रिलेवेंट नहीं है, लेकिन उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने ये बहुत पहले जिसके बीच में ये विवाद चला कि दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कैसे हुई, किसका उसके पीछे हाथ है, उसमें जो मुखर रूप से शामिल होने वाले लोग थे उसमें से एक नानाजी देशमुख थे। तो उस परिवार से यशवंत देशमुख आते हैं, और यही वजह है कि यशवंत देशमुख को आमतौर पे आरएसएस से प्रतिबद्ध और उनसे जुड़ा हुआ सेफोलॉजिस्ट लोग मानते हैं, और ये उनकी एक पहचान बन गई है। अब हालांकि वो कितना प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, उनके काम की भविष्यवाणियाँ, अब जैसे अभी हाल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, नतीजे उल्टे आए। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी के पक्ष में भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन उनका एक पारिवारिक बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड में एक बयान आया उनका, और ये बयान काफ़ी मायने रखता है। उन्होंने ये कहा है कि यूपी में 30 से 35 सीटों पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है, मुकाबले में है। और उनका कहना यह है कि जब वोटिंग शुरू हो रही थी उससे पहले जो हमारा ऑब्जर्वेशन था उसके हिसाब से सिर्फ रायबरेली और यादव परिवार की सीटों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग सुनिश्चित थी। अब वो उसका कारण बता रहे हैं। भाई, अगर आपको भी लग रहा था कि पहले जीत सुनिश्चित थी और अब आप कह रहे हो कि हालत कमज़ोर पड़ी है, तो उस समय पार्टी कैसे जान जाती, लोग कैसे जान जाते। लेकिन यशवंत देशमुख ने एक पॉइंट दिया है, और ये गौर करने वाला पॉइंट है। जहाँ से
हम भविष्य की दशा देख सकते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी के सिर पे ठीकरा ना फूटे तो कहाँ फोड़ा जाएगा। यशवंत देशमुख ने एक संदेश दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये हार की वजह है बहुत सारे पुराने सांसदों को टिकट दे देना, उनका टिकट नहीं काटना, जिनसे लोग नाराज़ थे, और इन सारे सांसदों की सीटों पर लोगों ने दबा के वोटिंग की है। और ये एक सामान्य धारणा है साइकोलॉजी के हिसाब से कि जहाँ पर ज़्यादा टर्नआउट होता है, ज़्यादा वोट पड़ते हैं, वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोगों की नाराज़गी के कारण ऐसा होता है। अब ये एक नियम है, लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये नियम कभी कभी गड़बड़ा भी जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनावों में अंधाधुंध वोट पड़े और वहाँ पे ये विद्वान लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने अपने वोटर को रिकॉर्ड संख्या में बाहर निकाल के वोट डलवा दिया और उससे चुनाव पलट गया। तो आप वोटों के प्रतिशत से मतलब निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ये एक अलग मसला है, लेकिन सबसे अहम मसला ये है कि टिकट बंटवारे में कुछ गलतियां हुई हैं जिसके कारण यूपी में पार्टी की हालत ख़राब है। जो पार्टी 80 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जिस पार्टी को लगता था 65-70 तो आराम से निकाल लाएंगे, उस पार्टी को 30 सीटों पर कड़ा मुकाबला झेलना पड़ रहा है। ये यशवंत देशमुख का एनालिसिस और उससे भी ज़्यादा इसका कारण वो बता रहे हैं कि जिन लोगों से नाराज़ थे लोग, उनका टिकट नहीं काटा, इसके कारण पार्टी को नुकसान हुआ है। यानी आने वाले समय में जो पार्टी के अंदर से मोदी समर्थक धड़ा है और संघ के लोग हैं, वो एक विचार बार बार आगे रखेंगे। ये बात या तो वो पकड़ लेंगे या उन्होंने ही आगे रखवाई है कि भैया सही लोगों को टिकट नहीं दिए, मोदी जी बेचारे क्या कर लेते। एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ बंदर वाली। एक बंदर था, उसको राजा बना दिया। राजा बना दिया तो उसके पास जाते, भाई तुमने कहा था 15 लाख मिलेंगे। तो जैसे लोग जाते थे ना उसके पास में उस किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो बंदर जो है वो ऊपर नीचे पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देता। फिर लोग कहते साहब 15 लाख का आपने वादा किया था, मिलेंगे, हमारे खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। इस टाइप का बंदर ने जो भी अपने जंगल में किए होंगे वादे, मान लीजिए ये इसी टाइप के। तो बंदर कहते देखो भाई, मेरी मेहनत में कोई कसर नहीं है, तुम्हारे सामने मैं 20 बार पेड़ पे चढ़ उतर चुका हूँ। तो ये फार्मूला अगर आप यहाँ लागू करें तो भैया मोदी जी ने तो जान लगा दी है। इतना भारत में कोई नेता नहीं दौड़ा है। सुबह उठते थे, हवाई जहाज में बैठते थे, कहीं ना कहीं जाके भाषण दे रहे होते थे। सुबह उठते थे, हवाई जहाज में बैठते थे, कहीं ना कहीं जाके भाषण दे रहे होते थे। अब कोई ये तो कहेगा नहीं कि ये मोदी जी क्या क्या बोलते थे, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, मतलब इसका ये होता है बायोलॉजिकल, मतलब जो एक वैज्ञानिक तरीका है, जैसे लोग पैदा होते हैं वैसे पैदा नहीं हुआ हूँ, ये भय प्रकट कृपाला है ये। या वो कुछ भी बोलते हैं, भैंस चुरा ले जाएंगे, टोटी ले जाएंगे, बिजली काट देंगे आपकी, कांग्रेसी जो है वो घर से हिंदुओं को नहीं निकलने दें, पता नहीं जो भी चीज़ें वो बोल रहे हैं, उसका कोई योगदान नहीं है। योगदान क्या है कि टिकट पुराने वाले सांसदों को क्यों दे दिया। अरे भैया कितने टिकट काटते हैं, 125 के आसपास टिकट काटे बीजेपी ने। जो सांसद मंत्री थे 125 के आसपास, उनको घर बिठा दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे आदमी को घर बिठा दिया। अगर वो चांदनी चौक में प्रवीण खंडेलवाल की जगह लड़ रहे होते तो जेपी अग्रवाल को टक्कर दे रहे होते। क्यों बिठा दिया? सबको एक कॉन्फिडेंट था, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ने हैं, मोदी जी के नाम पे प्रचार होना है। इन लोगों को अगर खड़ा कर देंगे तो इनकी रीढ़ की हड्डी है, इनकी अपनी पहचान है, तो ये मुंह खोल के कुछ सवाल पूछ सकते हैं मोदी जी से। बादशाह पे कोई सवाल ना उठा सके, इसलिए जिसके मुंह है उस आदमी को घर बिठा दो, उसको टिकट मत दो। तो जितने भी लोग इस तरह के थे उनके टिकट काटे गए। कुछ टेढ़े फंस गए थे, बृजभूषण शरण सिंह टाइप के, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। तो यूपी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनके बारे में ये माना जाता था कि ये खुद जिता लें तो जिता लें, मोदी जी के नाम पे चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। तो उन लोगों को उन्होंने टिकट दिए थे। उसके कारण ये 30 सीटें जो है खतरे में पड़ गई हैं बीजेपी की, जिनको ये मान के चल रहे थे कि ये कॉन्फिडेंट है। सिर्फ यही नहीं होने वाला है, और भी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे यूपी के हार के लिए किसको दोष दिया जाए? योगी को दिया जाए,
मोदी को दिया जाए, क्योंकि योगी जो है वो कई मामलों में ये माना जाता है कि यूपी में योगी को लोग मोदी से ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन योगी के हाल में जो बयान आए हैं, हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता, उनके बारे में और वहाँ के रहने वाले लोग और ख़ास तौर पर ब्राह्मण जाति के लोग जो अच्छी खासी संख्या में उस इलाके में, उनके मन में उनका हरिशंकर तिवारी का बहुत सम्मान था, क्योंकि उनको एक तरह का रॉबिन हुड का दर्जा हासिल था, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तो हरिशंकर तिवारी के बारे में इन्होंने कुछ अपमानजनक बयान अभी योगी जी ने दिया है। इस तरह की चीज़ें मैं ये कर देता हूँ, मैं अखिलेश यादव को टाइट कर देंगे मोदी जी ने, तो इन सारी चीज़ें जो हैं अब इसको ये माना जा रहा है कि क्या ये डेलिबरेटली हुआ है, क्या पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं, इसको लेकर तमाम सारी चकल्लस चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन एक मसला कॉमन है कि यूपी में किसके कारण हारे, मोदी के कारण या योगी के कारण। जाहिर बात है गुजरात लॉबी की नज़र में आज से नहीं, लंबे समय से योगी जी अखर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने दिल्ली की सरकार का सलाम बजाना उसको कबूल नहीं किया। पहले दिन से ही नितिन मिश्रा और दूसरे दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स ने वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिए थे। योगी जी एक तरफ सीधे दिल्ली से निर्देश आ रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में ये होता है, जहाँ पे राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जहाँ पे इस तरह के प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री बिठाए गए हैं, या उत्तराखंड में है या आपके हरियाणा में था, उन सब जगहों पर दिल्ली से ही कमांड आती है और उसी के आधार पर सरकारें चलती हैं। यानी सरकार तो है, मुख्यमंत्री भी है, लेकिन मुख्यमंत्री का काम उद्घाटन, समापन, फ़ोटो खिंचाने, दिन में मोदी जी की तारीफ में 10-5 ट्वीट करने, इस तक ही सीमित है। तो उस पूरी दशा के बीच में योगी जी फिट नहीं होते थे। योगी जी ने कहा भाई मुख्यमंत्री बनाऊं तो मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा, लोगों ने मुझे वोट दिया है। थोड़ा ठसक वाले भी हैं, और योगी जी जो है वो आरएसएस की बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं, उनका हिंदू युवा वाहिनी अलग संगठन था। राम जन्मभूमि आंदोलन में महंत वैद्यनाथ जो योगी जी के गुरु थे, उन्होंने उनसे काफ़ी आंदोलन को मदद मिली थी, आंदोलन को ताकत मिली थी, और पूर्वांचल में उनका काफ़ी ज़्यादा असर भी है। उस वजह से योगी जी उस कोटे में पार्टी ने उनको सलाम किया था। अब कोशिश लगातार ये हो रही है कि ये कहाँ से आ गया आदमी, इसको यार साइड करो। तो वो मैंने आपको बताया 2-3 अटेम्प्ट हो चुके। एक गुजरात मोदी जी के बहुत क्लोज अधिकारी थे शर्मा जी, उनको रिटायरमेंट 3 साल पहले करके भेज दिया गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यूपी। योगी जी ने कहा दूर हटो, इधर आना भी मत, और आखिर में उनको बना दिया गया इंचार्ज बनारस का, कि वहाँ प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप काम करिए, उसको संभालिए। तो ये अटेम्प्ट लगातार होते रहे, आप लगातार बहुत सारी खबरों में पढ़े हैं। तो अब क्या होने वाला है, अब वो चीज़ आई है, वो मौका आया है जब मुसीबत सामने आने वाली है। अगर योगी का खोट निकाल दिया जाता है, योगी को दोषी ठहरा दिया जाता है, ये साबित कर दिया जाता है कि योगी ने ही हरवाया यूपी में, तो ये काम बड़ा 2 तरफ से सही हो जाएगा गुजरात लॉबी के लिए, मोदी शाह लॉबी के लिए। एक तरफ तो ये कि हार का ठीकरा मोदी जी के सर पे नहीं फूटेगा, मोदी जी की बदनामी नहीं होगी, यूपी में मरवा दिया, योगी जी संभाल नहीं पाई यूपी को। देखिए मोदी जी कितनी मेहनत कर रहे थे, एक एक दिन में 2-2, 3-3 सभाएं कर रहे थे, फला ढिमका, रो लिए, गा लिए, सब कुछ कर लिया, दिव्य पुरुष बोल लिया, और कितना करेंगे। ये योगी है, इसने जो है पार्टी को नुकसान करवाया, और इसलिए कराया, इसको लगता था कि हम इसको बाद में हटा देंगे। तो अब दोषी को सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो एक तरफ तो दोष मोदी जी के सिर पे नहीं आएगा, बचाने की कोशिश होगी, दूसरी तरफ योगी जी को निपटाने में सहूलियत होगी। अभी तक तो केंद्र की ताकत में बैठकर, बीजेपी के शीर्ष में बैठकर मोदी जी योगी को नहीं निपटा पाए, लेकिन योगी रहेंगे तो बीजेपी के ही अंडर में ना। मोदी भले ही सरकार से बाहर चले जाएं, लेकिन बीजेपी के तो टॉप पे रहेंगे। जेपी नड्डा तो उनके ही आदमी हैं, और जब तक नितिन गडकरी जैसे लोग, दूसरे लोग खुलकर सामने नहीं आते। नितिन गडकरी एक बार अच्छे से, जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे, उनको बहुत बढ़िया तरीके से मुकाबला कर चुके हैं। हालत ऐसी आ गई थी कि मोदी जी को इस्तीफे की धमकी देनी पड़ी थी। एक संजय जोशी होते थे मोदी जी के साथ में, उनका 36 का आंकड़ा चलता था।
संजय जोशी को निकाल दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, बहुत सारे उसके घटनाक्रम थे पीछे के, और नितिन गडकरी संजय जोशी को वापस रखने वाले आदमी थे। उसके बाद में संजय जोशी, और मैं बहुत पूरा एपिसोड बना चुका हूँ संजय जोशी और मोदी जी की इस पूरी अदावत के पीछे, और उसके बाद में लंबे वीडियो की आप लोग शिकायत करते हैं। तो उसके बाद में मोदी जी ने लगभग धरना दे दिया था, और आखिर में गडकरी ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, रूठो मत, मैं संजय जोशी को बैक कर लेता हूँ। तो ये पुरानी कहानियाँ हैं। तो गडकरी हैं वो और योगी मिल जाएं तो हो सकता है कि अभी तो मोदी जी पावर में है, प्रधानमंत्री हैं, तो सब जगह उनकी शक्ति चल रही है। लेकिन बीजेपी से नड्डा वड्डा जो उनके नज़दीक के लोग हैं, उनका सफाई अभियान हो, गुजरात से जो अधिकारी आए हैं, गुजरात से जो बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं, गुजरात से जो ठेकेदार आए हैं, उनकी विदाई की जाए, उनको वापस भेजा जाए, ये भी मुमकिन है। तो इस सब काम के पीछे संघ की भूमिका बहुत अहम होगी। लेकिन ये एक लड़ाई होगी, एक तरफ एक लॉबी होगी जो चाह रही होगी कि पार्टी पर उसकी पकड़ बनी रहे, दूसरी तरफ दूसरी लॉबी होगी, वो कहेगी इनके टाइम में हारे हैं, इनके कारण हारे हैं, इसलिए इनको हटाइए। तो ये जो संघर्ष है ना, आने वाले समय में बीजेपी में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है, जिसकी आहट अभी से दिखनी शुरू हो गई है। और केंद्र में रहने वाला उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सरकार का रास्ता खुलता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हानि होती दिख रही है पार्टी को, उसके बाद में ये संघर्ष तेज होगा, क्योंकि योगी ये मान के चलेंगे कि भाई अब मैं सुरक्षित हो गया क्योंकि मेरे ऊपर से खतरा टल गया। लेकिन खतरा तब तक नहीं टलेगा जब सरकार के साथ साथ पार्टी के अंदर से भी मोदी जी का प्रभाव कम ना हो जाए, तभी खतरा टलेगा ना। और इधर ये चाहेंगे, आप जानते हैं इस तरह के लोग जाते जाते भी बहुत सारे काम करते हैं, ये चाहेंगे कि किसी तरह से गिन के हिसाब चुकता कर लिया जाए, मरने से पहले दो गोली उसको मार दूं, मुझे तो मरना है। तो जो भी है, लेकिन जो सीन है वो ये लग रहा है कि अब एक स्ट्रगल शुरू हो गया इस बात को लेकर कि हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए, किसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाए। जब चुनाव के नतीजे आएंगे, हारेंगे या जीतेंगे वो दूर की बात है, लेकिन हमेशा याद रखिए एक अच्छा नेता पहले से प्लानिंग करके रखता है। वो पहले से तैयारी करके रखता है कि अगर ए हुआ तो मुझे क्या करना है, बी हुआ तो मुझे क्या करना है। और उसी दिन अगर वो कहना शुरू कर देंगे कि हार किसकी वजह से हुई, तो कोई मानेगा नहीं। तो अभी से भूमिका बनानी शुरू हो रही है। यूपी में पतली हालत के लिए जिम्मेदारी किसकी है, ये देखिए गलत टिकटों का बंटवारा हो गया। टिकट बंटवारे में किसकी चली, जिसके ऊपर भी डालना हो, देखो ये ज़्यादा पीछे पड़ रहे थे, ये पीछे पड़ रहे थे। उस वक्त कोई सुनेगा तो नहीं कि मैंने कहा था इसका टिकट काट दो, आपने क्यों दे दिया, ताकि डिटेल एक टिकट पे बात होगी नहीं। तो जो भी है, पार्टी के अंदर समीक्षा की तैयारियां एक तो शुरू हो गई हैं, और इस पूरे वातावरण के बीच में अब एक चीज़ बड़ी स्पष्ट दिख रही है कि जब इस स्थिति में आ जाए मामला, तो पार्टी के अंदर ये एक चिंतन शुरू हो गया है कि मतलब वो मान के चल रहे हैं कि हम हार भी सकते हैं। इस बीच में और भी जगहों से आंकड़े आ रहे हैं। फलौदी सट्टा बाज़ार का एक संशोधित आंकड़ा आ गया है। अब वो आंकड़े सही हैं, गलत हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सट्टा बाज़ार का कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो रिलीज़ होता नहीं है। वहाँ तो रेट होता है, मोदी का रेट इतना, योगी का रेट इतना, फलां का रेट इतना, वगैरह वगैरह। वो बहुत टेढ़ी कहानी है। जिसका रेट ज़्यादा होता है उसके हारने की संभावना ज़्यादा होती है। ये बस जान लीजिए, उल्टा होता है उसमें, व्युत्क्रमानुपाती होता है कि अगर किसी का रेट ज़्यादा है मतलब उसके हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिसका रेट कम है मतलब जाहिर बात है कि उसकी जीत पे सट्टा लग रहा है, तो एक के मुकाबले 10 रुपये देने पड़ेंगे, तो रेट ज़्यादा हो गया ना। तो वो है। तो अब एक ये भी आ गया है, अनुमान आ गया फलौदी का, जिसमें कहा जा रहा है कि उसको उन्होंने वहाँ के सट्टेबाजों ने रेट बदल दिए हैं, क्योंकि उनको अब सत्ता में बदलाव लग रहा है। और उन नए अनुमानों के हिसाब से हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी हार रही है। उन अनुमानों के हिसाब से दिल्ली में 7 में से जो अनुमान मुझे मिले हैं, सही है गलत है मुझे पता नहीं, 10 में से 7 में से 6 सीटें दिल्ली में बीजेपी हार रही है। इस तरह के खतरनाक टाइप के जो अनुमान आ रहे हैं, गुजरात में सीटें निकल रही हैं हाथ से, हिमाचल में बुरी तरह हार रहे हैं। सारे के सारे जो इनके फायर ब्रांड नेता थे, वो कंगना रनौत से लेके स्मृति ईरानी से लेके वो हैदराबाद वाली लेडी से लेके, ये सब लोगों के हारने के चीज़ें आ गई हैं। तो आने वाला समय अभी आसान नहीं रहने वाला बीजेपी के लिहाज से। भले ही दूसरा सरकार बना के अपने काम में लग जाए, सफाई शुरू करे, जितने लोग यहाँ वहाँ घुसे हुए हैं, चमचा पत्रकार जो भी कहे जा रहे हैं,
इन सब लोगों की सुर बदलेंगे, कुछ को इनके चैनल जो है चलता कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, वो तो चलता रहेगा। लेकिन इस बीच में असली घमासान बीजेपी के अंदर उसके बाद भी चलता रहेगा। और पहली बार शायद ऐसा मौका आएगा कि मोदी जी की जो एक तरफा चलती थी, जो कह दिया सो हो गया, उसके बजाय मोदी जी को रोज़ रोज़ चुनौतियाँ दी जाएंगी और एक एक चीज़ का जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। कठिन समय आने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।